स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2016 के क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। इससे पहले हम 2017, 18 और 19 का एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर है वो कर चुके हैं। तो जो चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। आज एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, ठीक है, इश्यू हो चुके हैं एडमिट कार्ड। बहुत ही थोड़े से दिन बच गए हैं, तो प्लीज़ लगे रहिए अपनी तैयारियों में। पीछे वाली वीडियोस देखते रहिए, साथ में आगे वाली वीडियोस भी, क्योंकि कुछ ना कुछ नया ही मिलने वाला है आपको आने वाली नई वीडियोस में भी, जो कि हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और हाँ, टेलीग्राम पे भी चैनल जो है खुल गया है, सेम नेम है एस्टेट कॉमर्स, गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स। ढूंढने में भी आपको आसानी रहेगी, और वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो पीडीएफ है यहाँ पे पता नहीं क्यों लिंक एक्सपायर दिखा रहा है, तो फिलहाल के लिए पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके जो है पीडीएफ ले सकते हैं। आपको कौन सी पीडीएफ चाहिए वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसी पर्टिकुलर पेपर का ही चाहिए, 17, 18, 19 का ही चाहिए, या फिर मेरे नोट्स चाहिए, कौन से क्वेश्चन से लेके कौन से क्वेश्चन तक चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। करते हैं आज की वीडियो शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, एक्स एंड वाई शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड वॉज एडमिटेड एज ए पार्टनर हु सेट्स 1/5 शेयर। दो पार्टनर है एक्स और वाई, 3:2 का रेशियो है और जेड आया है 1/5 हिस्से के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ जेड एक्वायर्स 320 फ्रॉम एक्स एंड 120 फ्रॉम वाई। अगर जेड जो है 320 एक्स से ले रहा है और 120 वाई से ले रहा है, तो हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले ओल्ड रेशियो को हम मेंशन करेंगे, x/y 3:2। जेड का शेयर है 1/5। जेड ने एक्स से कितना एक्वायर करा है 3/20, तो अब एक्स का न्यू कितना आ जाएगा, एक्स का जो ओल्ड है 3/5 में से 3/20 को माइनस कर देंगे 9/20, ठीक है। 9/20 हमारे पास एक्स का आ चुका है। जेड ने कितना लिया वाई से 1/20, वाई का न्यू कैसे आ जाएगा, वाई का जो ओल्ड है 2/5 उसमें से 1/20 अब लेस कर देंगे, ये आ गया 7/20। एक्स का न्यू आ गया 9/20, वाई का आ गया 7/20, और जेड का जो दे रखा 1/5। इनमें जो नीचे है जो हमारा डेनोमिनेटर है वो 20 है, इसको भी 20 यही भी कर लेंगे, बाद में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4/4 से अगर हम इसको ऊपर नीचे गुना कर दें, 4 से अगर हम इसको न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/20, इसका आ गया 4/20। न्यू रेशियो आ गया 9:7:4, क्या 9:7:4, जो कि हमारे ऑप्शंस में भी गिवन है 974, 884, 10, 6, 10, 4, 10, 6, 4, तो 974 अभी हमारा कैलकुलेशन करके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI इज द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज इन केस ऑफ। ISI का जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है, यानी कि जो गुणवत्ता प्रमाणीकरण चिन्ह है, उसको कौन से केस में जो है वो यूज़ किया जाता है। हमारे ऑप्शन से रखे थे अलग अलग, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बिजली के सामान के लिए ISI का जो मार्क है वो यूज़ किया जाता है। ISI मार्क फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। सर्टिफाइज दैट ए प्रोडक्ट कन्फर्म्स टू ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड लेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो भी हमारे स्टैंडर्ड सेट किए हैं उस पर ये जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो पूरा उतरता है, इसके लिए ISI मार्क जो है वो लगाया जाता है। अदर ऑप्शन में ब्यूटी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट एंड ऑटोमोबाइल्स। देखते हैं कुछ और क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क। सबसे पहले एग मार्क। एग मार्क किस पे लगा होता है, एग्रीकल्चर से लिया गया है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे एग मार्क का जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है वो लगा हुआ होता है। FPO फूड प्रोडक्ट पे, यानी कि जो फलों से बने हुए उत्पाद है हमारे उसके ऊपर लगा होता है, जैसे जैम है, अचार है, पिकल्स एक्सेट्रा। BIS का हॉल मार्क है वो गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरी पे लगा हुआ होता है। FSSAI फूड प्रोडक्ट पे, फूड प्रोडक्ट हमारा ऑप्शन में भी था FSSAI। नेक्स्ट हमारा इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मार्क। इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मार्क देखिए कुछ ऐसा होता है, ड्रा करने की कोशिश करी गई है, 100% तो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा ही होता है। यहाँ पे ये हमारा स्काई ब्लू कलर और ये ग्रीन और ये रेड से ऊपर ये जो लाइनें हैं, ये ऊपर हमारा ये स्काई ब्लू कलर है, नीचे रेड। इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मार्क लिखा भी होता है इंडिया ऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इंडिया में जो ऑर्गेनिक खेती की जाती है ना, वहाँ से ये जो प्रोडक्ट बन के आता है उसके ऊपर ये वाला साइन होता है। नेक्स्ट हमारा नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क।
नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क किसके ऊपर होगा? ऑल न्यू मोटर व्हीकल सोल्ड इन इंडिया। इंडिया में जितने भी न्यू मोटर व्हीकल बेचे जाते हैं ना उसके ऊपर ये देखिए पिंक कलर में लिखा होता है नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, और यहाँ पे भी ये ऐसे पहचान में आ जाता है नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। अगर क्वेश्चन आ जाए एक साइड में साइन और एक साइड में लिखा गया हो कि मैच कीजिए तो थोड़ा सा आसानी होता है करना, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा गया होता है वो इनके ऊपर भी लिखा गया है। ठीक है, से इतना आसान क्वेश्चन एस्टेट देने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी नॉलेज के लिए भी होना चाहिए कि कौन से मार्क होते हैं हमारे। इको मार्क में देखो ये होता है ऐसे मटकी सी होती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट पे जो लगे होते हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिसको बनाने से एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, या फिर जिसको जो बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल नष्ट किया जाएगा तब तक भी वो एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं करते। इको फ्रेंडली जो चीज़ें होती है उसके ऊपर इको मार्क लगा हुआ था, इको मार्क ये वाला मार्क होता है। बहुत सारे मार्क होते हैं तो मैं तो कुछ ही कर पाई हूँ। नंबर 8 पे है हमारा हैंडलूम मार्क। हैंडलूम, दिस मार्क एंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज जेनुअली हैंड वूवन फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया में ही वो हाथ से बुना गया है, ये वाला मार्क उसके ऊपर होता है हैंडलूम मार्क। BEE कि फ्रिज वगैरह पे होता है BEE, जितने ज़्यादा स्टार्स होंगे इसका मतलब होता है कि वो उतनी ज़्यादा बिजली की बचत करता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE रेटिंग इज एन एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर एप्लीकेंट्स सोल्ड इन इंडिया, इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर पे मोर स्टार्स लेस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मोर स्टार्स मोर सेविंग से इसके ऊपर लिखा गया होता है। ठीक है, ये इस तरह से ही होता है कुछ। नेक्स्ट हमारा वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड मार्क। वेजिटेरियन फूड जो पैक्ड फूड आता है उसके ऊपर ये ग्रीन डॉट होएगा और नॉन वेजिटेरियन के ऊपर रेड। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आप और भी फर्दर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल से या और कहीं से आप इन्फॉर्मेशन इसके बारे में गैदर कर सकते हैं। 98 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। अब देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया कि प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा पार्ट नहीं है। तो प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट अगर हम पढ़ लेते हैं सारे, तो जो नॉन प्लानिंग प्रोसेस है उसको हम टिक कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा आंसर क्या है। आंसर है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये अगर आपको ध्यान हो तो ये हमारा होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का पार्ट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्योंकि जो अदर ऑप्शन थे वो सारे प्लानिंग प्रोसेस के ही थे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड फॉलो अप। तो पार्ट्स कर लेते हैं। प्लानिंग प्रोसेस के पार्ट कौन से? सबसे पहले प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला पार्ट उसका क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है कि भी किस उद्देश्य के लिए, कौन से कम पर्पज़ के लिए जो प्लानिंग की जा रही है। सेकेंड है डेवलपिंग प्रीमाइजेज। डेवलपिंग प्रीमाइजेज में आधार विकसित किए जाते हैं। इसमें इंटरनली और एक्सटर्नली प्रीमाइजेज जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। इंटरनली जैसे कि भाई कितनी लैंड चाहिएगी अगर कोई प्रोडक्शन करना है, कितना लेबर चाहिएगा, कितनी कैपिटल। फिर एक्सटर्नली के भी अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है उस पर हम कैसे जो है वो काम कर सकते हैं। थर्ड पे आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि जो काम है उसको करने के लिए कितने तरीके हैं वो उन तरीकों की पहचान की जाती है। फिर इवेल्युएटिंग अल्टरनेट कोर्सेज, फिर इनको इवेल्युएट किया जाता है कि भी कौन से तरीके से जब हम काम करेंगे तो हमारे पास कितना खर्चा आएगा, कितने पास हमारे अपॉर्चुनिटी आएंगी और कितना हमारी इनकम हो सकती है, कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है। फिर उसमें से किसी एक को चुन लिया जाता है, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, एक विकल्प का चयन कर लिया जाता है। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फिर उस योजना को लागू किया जाता है। फिर फॉलो अप एक्शन, अगर वो बिल्कुल ठीक बैठती है तो उसको फिर आगे भी फॉलो अप किया जाता है, और अगर टाइम के अकॉर्डिंग उस प्लानिंग प्रोसेस में कुछ भी चेंज करने की जरूरत है तो वो चेंज भी किया जाता है। ठीक है, अब जो एक पार्ट था वो था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का, कंट्रोलिंग प्रोसेस का। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होगी। कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमारा आ जाता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग प्रोसेस यहाँ पे चली हुई है। सबसे पहले परफॉर्मेंस जो है स्टैंडर्ड है, परफॉर्मेंस के जो स्टैंडर्ड है उसे डिसाइड किया जाता है। फिर सेकंड नंबर पे मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मापा जाता है। थर्ड में फिर कंपैरिजन किया जाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फोर्थ नंबर पे एनालिसिंग डेविएशंस की जो डिफरेंस आया है उसको फिर एनालिसिस किया जाता है कि किन कारणों से आया है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। ठीक है, ये थी हमारी प्लानिंग और कंट्रोलिंग की दोनों की प्रोसेस हमने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स, डिबेंचर, प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट एक्रूड, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें सब पूछे कि करंट लाइबिलिटी कौन सी है। करंट लाइबिलिटी कौन सी है? अब देखो डिबेंचर क्या है, हमारी डेप्ट में आती है, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो ये तो कैंसिल हो गया। प्रीपेड रेंट हमारी एसेट साइड में आती है, एक्रूड इंटरेस्ट भी हमारी एसेट में, और बैंक ओवरड्राफ्ट बच गया वो हमारी करंट लाइबिलिटी में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिएकी के 2016 का क्वेश्चन पेपर है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरीज देखिए, मोटिवेशन की थ्योरी हर साल आती है, हर पेपर में आती है, स्टेट के पेपर में। ERG पहला क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में से बन रहा है कि ERG जो है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज डेवलप्ड बाय किसने की थी, एल्डरफर ने दी थी ये। आज मेरी ये 42 वीडियो है, मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने जो कराया था, 42 वीडियो में फिर से वही काम आ रहा है। देखिए थ्योरीज फर्स्ट वीडियो में ही करा दी गई थी, मॉडर्न थ्योरीज। अब देखिए आज मैंने सारी थ्योरीज पे इस पे लिखा भी है कि कौन कौन से साल ये पूछी गई हैं। देखिए सबसे पहले थी मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, 2018 में भी आई, अलग से पूछा गया था कि भाई मास्लो की थ्योरी कौन सी है, और 2019 में मैच मेकिंग में आई। सेकंड थी हर्जबर्ग मोटिवेशनल एंड हाइजीनिक थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी भी इसको बोलते हैं, 2019 में मैच मेकिंग में पूछी गई थी। मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी, डगलस मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी 2019 में मैच मेकिंग में पूछी गई है। एल्डरफर की ERG थ्योरी भी 2016 में पूछी गई। ऑचिस जेड थ्योरी है बीच में। रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हर साल आती है, 17, 18, 19 तीनों साल ये पूछी गई। स्टेसिस इक्विटी थ्योरी ये एक बार ऑप्शंस में दी गई थी। और मैकडीलैंड की 3 नीड थ्योरी 17 में भी आई और 19 में भी आई, 2 थ्योरी हमारी बच गई। क्रिस आर्गेसिस थ्योरी एंड पोर्टर एंड लायर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि इसको रिवार्ड्स थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, दोबारा से कहना चाहूँगी कि अगर किसी को नोट्स चाहिए है, PDF चाहिए है, PDF में नोट्स चाहिए, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए कि कौन से नोट्स चाहिए, क्योंकि वो सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम पे। फ़िलहाल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हम नहीं दे पा रहे PDF लिंक, दे रहे हैं लेकिन वो एक्सपायर से हो रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन से नोट्स चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।